अभी ये जो सरकार जो ईवीएम से आई है 2004 से लेकर 2019 तक जो सरकारें आई है और उन्होंने संविधान के विरोध में राज किया है। आदाब दोस्तों, इंस्टेंट न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं इमरान खान साहब। गुजरात राज्य में कुछ ही समय बाकी है विधानसभा के इलेक्शन आने में। जहां इलेक्शन आता है वहां ईवीएम के बारे में लोगों को कुछ सवालात रहते हैं कि ईवीएम से कुछ गड़बड़ी होती है। तो आज हम बड़ौदा में इल्फा के राष्ट्रीय महासचिव एडवोकेट विजय दानियल साहब से हम खास बातचीत करेंगे, जो ईवीएम के बारे में हमें कुछ बताए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़ौदा लोकसभा से 2014 में इलेक्शन में खड़े रहे और उत्तर प्रदेश में वाराणसी जो है वहाँ भी खड़े रहे। तो क्या हुआ इसमें, क्योंकि 2014 में भी ये ईवीएम मशीन था ना, जो ईवीएम मशीन कितना खतरनाक है ये मैं आपको बताऊं कि नरेंद्र मोदी बड़ौदा लोकसभा से जब इलेक्शन लड़ रहे थे और वाराणसी में भी लड़ रहे थे, तो इलेक्शन होने से 5 दिन पहले मीडिया वालों ने गुजरात सरकार का कैबिनेट मिनिस्टर सौरभ पटेल का इंटरव्यू लिया कि नरेंद्र मोदी बड़ौदा लोकसभा से जो लड़ रहे हैं तो क्या राय है आपकी। तो सौरभ पटेल गुजरात सरकार का कैबिनेट मिनिस्टर, उन्होंने बताया मीडिया वाले को कि नरेंद्र मोदी बड़ौदा लोकसभा से 5 लाख से भी अधिक वोटों से जीत जाएंगे। और इलेक्शन ख़त्म हुआ, रिजल्ट आया तो नरेंद्र मोदी 5 लाख से भी ज़्यादा वोटों से जीत गए। तो मेरा कहना ये है कि सौरभ पटेल जो है भगवान था क्या, खुदा था क्या, उसको मालूम था? ऐसा नहीं था, वो ईवीएम के गड़बड़ी करके वो आए थे। गुजरात राज्य में जो चुनाव आ रहे हैं वो बैलेट से होगा या ईवीएम से होगा, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? गुजरात में अभी इलेक्शन अभी नज़दीक में आ रहा है, तो गुजरात में जो मेरी राय जो बनी है कि गुजरात में जो चुनाव होगा वो ईवीएम से ही होगा। अच्छा, कोई खास वजह क्यों ईवीएम से ही होगा चुनाव? ईवीएम से ही चुनाव करवाना चुनाव आयोग के द्वारा एक खास वजह ये है कि जो मैं पहले की जो बात बताऊं कि 1984 में मान्यवर कांसीराम साहब ने एक नारा दिया था, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। तो मान्यवर कांसीराम साहब ने जो नारा दिया, उस समय की देश की प्रधानमंत्री माननीय इंदिरा गांधी थी। तो इंदिरा गांधी ने वो नारा से इतना झटका लगा कि इंदिरा गांधी जो थी वो ब्राह्मण थी, ब्राह्मण कम्युनिटी से थी, और ब्राह्मण कम्युनिटी इस देश की राज सत्ता पर काबिज थे। तो वो सिर्फ 3.5% थे और 3.5% बहुसंख्यक लोगों पर राज करते थे। तो कांसीराम साहब ने जो नारा दिया कि वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, इससे इंदिरा गांधी ने सोचा कि ये नारा सारे भारत में जो लागू हो गया, प्रचार प्रसार हो गया, तो हमारी जो राज सत्ता है ध्वस्त हो जाएगी। ये खतरा को दबाने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए इंदिरा गांधी ने, जो दुनिया के विकसित कंट्री ने जो ईवीएम मशीन पर 1982 में बैन लगाया, वो ईवीएम मशीन भारत में लाने का निर्णय इंदिरा गांधी ने किया। और इसका टेस्ट केरल में एक बार किया, इससे आग लग गई तो ये ईवीएम मशीन पर बैन लगाया। बाद में ये नारा इतना पॉपुलर हो गया, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, ये प्रचार प्रसार हो गया, लोगों में जागृति आई। तो कांग्रेस को खतरा लगा कि हमारी राजसभा ध्वस्त होने वाली है, तो उन्होंने 2004 की लोकसभा में ईवीएम मशीन का उपयोग किया और 2004 में बहुमत से कांग्रेस आई।
दूसरी बात, 5 साल उन्होंने राज किया। 2009 में लोकसभा का इलेक्शन आया, वहाँ भी उन्होंने ईवीएम मशीन लाया और उसमें गड़बड़ी करके सत्ता हासिल की। तो 10 साल उन्होंने राज किया। तो 2004 की लोकसभा में जो ईवीएम मशीन में कांग्रेस ने गड़बड़ी की और 2009 की लोकसभा में जो कांग्रेस ने गड़बड़ी की, इसका सारा एविडेंस डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जो सुप्रीम कोर्ट का लॉयर था उसने ये एविडेंस ये सबूत लिया कि ये कांग्रेस ने 2004 और 2009 की लोकसभा में ऐसी गड़बड़ी करके उन्होंने 10 साल राज किया। तो ये एविडेंस सुब्रमण्यम स्वामी के पास था। सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर थे, तो उन्होंने सोचा कि मैं ये ईवीएम मशीन जो देश ने बनाया, जापान ने बनाया, तो मैं जापान जाऊँ। तो डॉक्टर सुब्रमण्यम जापान गया और जापान के पूछा वो कंपनी को कि आपने तो समय बचाने के लिए, खर्चा बचाने के लिए ये ईवीएम मशीन लाया कि जल्दी से उसकी काउंटिंग हो जावे, जल्दी रिजल्ट हो जावे, समय भी बच जावे, तो आप लोगों ने ईवीएम मशीन पर बैन क्यों लगाया, क्यों बंद किया और बैलेट से ही आपने इलेक्शन करवा रहे हो। तो जो कंपनी ने ईवीएम मशीन बनाया वो कंपनी ने कहा कि ये जो ईवीएम मशीन है ना, ये सॉफ्टवेयर से डेवलप होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, और ये समझो कि आपको भारत में अगर आपको जीतना है तो हम लोग यहाँ बैठकर, जापान में बैठकर आपको जितवा सकते हैं, आपकी सरकार ला सकते हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी करवा सकते हैं वोटों में। इतना खतरनाक है। बोला क्या है, तो बोला कि रिहर्सल करो। तो वहाँ रिहर्सल हुआ और ये रिहर्सल में लगा कि ये तो बहुत खतरनाक है, तो वो सारा एविडेंस लिया। वहाँ से अमेरिका गया, तो अमेरिका तो कहता है कि टाइम इज़ मनी। वहाँ भी उन्होंने बैलेट पेपर से वो इलेक्शन करते थे, तो वहाँ भी किया भी आपने ईवीएम मशीन पर बैन क्यों लगाया, क्यों बैलेट पेपर से आप इलेक्शन करो। तो बोला कि ईवीएम मशीन में तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, सॉफ्टवेयर से होता है, ऐसा ऐसा होता है, रिमोट से होता है सब। तो वहाँ भी रिहर्सल किया, तो वो भी एविडेंस लिया। फ्रांस गया, इटाली गया, जर्मनी भी गया, जो वो देश ने ईवीएम मशीन पर बैन लगाया, वहाँ से भी वो सबूत इकट्ठा किया और सारा सबूत लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में दायर किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट देने के पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि स्वामी जी, आप चुनाव में क्या करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। तो स्वामी ने कहा कि साहब, ईवीएम मशीन से पहले एटीएम मशीन आई थी। मैं एक दिन गाड़ी लेकर गया, पॉकेट भूल गया था, पैसा मेरे पास नहीं था, तो पेट्रोल तो डलवा दिया मैंने 2000 का, तो मेरे पास एटीएम मशीन था, तो मैंने एटीएम मशीन दिया, मेरा कोड डाला, तो ये इससे 2000 मेरा कट गया। तो एक पर्ची निकली, एक उन्होंने लिया और एक मुझे दिया। तो मैंने देखा मेरा अकाउंट नंबर था, इतना पैसा था, और मैंने 2000 रुपया का पेट्रोल डलवाया, तो ये 2000 काटा, तो मेरा इतना पैसा मेरा अकाउंट में बचा है। तो मुझे आंतरिक संतुष्टि हो गई, भौतिक संतुष्टि हो गई, नहीं ये एटीएम मशीन सही है। तो क्या ऐसा ना हो कि ईवीएम मशीन अगर रखना है तो उसके साथ एक वीवीपीएटी नाम का मशीन लगाया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, आपकी बात ये सही है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को फैसला देकर कहा कि भारत की चुनाव प्रक्रिया में जो ईवीएम मशीन का उपयोग होता है वो ईवीएम मशीन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव करता नहीं है, यानी कि निष्पक्ष, न्यायिक और पारदर्शी चुनाव करता नहीं है, इलेक्शन करता नहीं है, यानी कि ये घोटाला करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये मशीन के साथ वीवीपीएटी नाम का, यानी कि वेरीफाई करने वाला एक पेपर ट्रेल निकले, ऐसा एक मशीन लगाओ, ऐसा ऑर्डर दिया। क्या हुआ इसमें, 2014 में इलेक्शन आया, तो 2014 में मोदी हवा, मोदी हवा, मोदी हवा बोल के मीडिया वालों ने प्रचार किया, लेकिन क्या हुआ इसमें,
जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पेपर ट्रेल लगाने का जो ऑर्डर दिया था, आदेश दिया था, वो चुनाव आयोग ने मिजोरम नागालैंड में 0.0033% लगाया और सारे भारत में वैसे ही ईवीएम मशीन लगाया और गड़बड़ किया और वो इलेक्शन जीत गए। क्या हुआ इसमें कि 31% भारत की राजनीति के इतिहास में 31% वोट वाले से 270 ऐसे जीत सकते थे, इतने ही जीत सकते थे। फिर भी इससे भी ज़्यादा सीटें आई तो वो कैसे आई? वो गड़बड़ी से ही आई। और कई कई अधिकारियों के घर से, कई मिनिस्टरों के घर से, कई मंत्रियों के घर से ईवीएम मशीन निकले हैं। तो 2014 में ईवीएम मशीन में गड़बड़ी करके और माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला का अनादर करके उन्होंने इलेक्शन जीता। बाद में क्या हुआ कि 2019 में इलेक्शन आया तो हम तो जो बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक माननीय वामन मेश्राम साहब 2014 से ईवीएम मशीन के विरोध में लड़ाई कर रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं कि ईवीएम मशीन इतना खतरनाक है, लेकिन एक भी राजनीतिक पार्टी ईवीएम मशीन के विरोध में नहीं बोलते। और जो पार्टियां बोली उसको ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर उसको बिठा दिया। तो आज 2019 में जो इलेक्शन आया तो वहाँ भी उन्होंने ईवीएम मशीन में गड़बड़ी करके ये इलेक्शन जीता और 10 साल वो भी राज कर रहे हैं। तो लोकतंत्र का सिद्धांत क्या है? लोकतंत्र कब कहा जाता है कि एक रूलिंग पार्टी हो और एक अपोजिशन पार्टी हो। तो रूलिंग पार्टी बीजेपी है तो अपोजिशन पार्टी को जो मालूम है कि बीजेपी ने ईवीएम मशीन के द्वारा उसमें गड़बड़ी करके ही राज सत्ता हासिल की, तो संसद में वो विरोध क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? क्योंकि संसद में सबसे बड़ा विरोध पक्ष अपोजिशन पार्टी कांग्रेस है। जो कांग्रेस ने 2004 की लोकसभा में और 2009 की लोकसभा में गड़बड़ी की थी, उसका सारा एविडेंस डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी का राज्यसभा का जो आज मेंबर है उसके पास था और वही उसका जो केस था उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया। सवाल ये है कि सोनिया गांधी नागपुर हेड क्वार्टर आरएसएस का जो है वहाँ उसकी कैबिनेट लेकर गई और मोहन भागवत के साथ समझौता किया कि आप 5 साल राज करो। तो भागवत ने कहा आपने ईवीएम में गड़बड़ी करके 10 साल राज किया और हमको 5 साल, बोले कि आप ही 10 साल करो। तो 2014 से 19 तक उन्होंने 5 साल और 19 से अभी ये 5 साल 10 साल हो गया। तो कांग्रेस और बीजेपी का ईवीएम में समझौता है। ऐसा क्यों हुआ? क्यों किया? क्योंकि जो कांग्रेस है ओरिजिनल ब्राह्मणों की पार्टी है जो 3.5% है और ओपोजिशन पार्टी जो थी भारतीय जनता पार्टी वो भी ब्राह्मणों की पार्टी है। कांग्रेस छुपा हुआ ब्राह्मणों की पार्टी है, बीजेपी अभी खुला ब्राह्मणवादी पार्टी है। जो कांसीराम वो नागनाथ कहते हैं, वो सापनाथ कहते हैं, वही है। भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है ये ईवीएम मशीन के द्वारा। बाकी जो राष्ट्रीय दल है उनको ये पे कुछ शंका रहती है कि कुछ गड़बड़ी होती है, तो इलेक्शन से पहले वो बॉयकॉट क्यों नहीं करती ईवीएम मशीन का? इलेक्शन होने के बाद वो कुछ सवालात करते हैं, ऐसा क्यों होता है? ईवीएम मशीन के द्वारा भारत में जो राज सत्ता बीजेपी ने हासिल की है ना, तो बीजेपी ने डिक्टेटरशिप लागू कर दी है भारत में। ईवीएम मशीन के विरोध में कोई बोल नहीं सकता। सिर्फ ये बहुजन क्रांति मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वामन मेश्राम, जिसका संगठन भारत में 31 स्टेट में 567 जिलों में 4000 तहसील में और 22,000 ब्लॉक में और 1.5 लाख से ज़्यादा गांव में फैल चुका है सारे भारत में। इतनी ताकत तो हमारी बन गई है, तब हम विरोध कर रहे हैं। हाँ, और किसी की औकात नहीं कोई पार्टी की कि ईवीएम मशीन के विरोध में कुछ करे। और जिन्होंने किया उसका बंदोबस्त बीजेपी ने कर दिया, आरएसएस ने कर दिया। इतना खतरनाक है।
ईवीएम मशीन के बारे में वोटर्स जनता भी कुछ दुखी है, जैसे सोशल मीडिया पे पोस्ट देखने मिलती है, कमेंट देखने मिलती है कि वहाँ पे कुछ गड़बड़ी होती है, तो जनता उसके बारे में क्या कर सकती है? जनता को ईवीएम मशीन के बारे में इतनी ज़्यादातर कोई समझ नहीं है कि ईवीएम क्या है, ईवीएम मशीन में क्या होता है। ये तो बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा माननीय वामन मेश्राम ने जम्मू कश्मीर से लेकर केरल तक जो यात्रा निकाले ना, ईवीएम मशीन भंडाफोड़ यात्रा, तब पता चला कि ईवीएम मशीन में कितना खतरनाक है, क्योंकि एविडेंस के अलावा तो बोल नहीं सकते। तो जनता को अगर ईवीएम मशीन का बंदोबस्त करना है तो क्या करने पड़ेगा? पहले तो भारत में जो अलग अलग जातियों में जो लोग बटे हुए हैं, SC ST OBC के नाम पर इकट्ठा हो जाओ, और माइनॉरिटी जो SC ST OBC और माइनॉरिटी है, इस भारत के बहुसंख्यक लोग हैं, 85% लोग हैं, उसको इकट्ठा होना पड़ेगा। और जब इकट्ठा होगा तो शक्ति का निर्माण होगा, और वो जो शक्ति है ना, वो उचित समय पर उसका उपयोग और प्रयोग हम करेंगे संगठन के माध्यम से। बाकी जनता ईवीएम मशीन के बोलेगी तो कुछ भी होने वाला नहीं है। ये शक्ति निर्माण, लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। 6 लाख गांव है, 6 लाख गांव में से 250 लोगों को सड़क पर आना पड़ेगा, जन आंदोलन करना पड़ेगा। जन आंदोलन के अलावा कुछ नहीं होगा। 2014 के लोकसभा के इलेक्शन में माननीय वडाप्रधान नरेंद्र मोदी 2 बाजू से इलेक्शन लड़े थे। एक गुजरात के बड़ौदा से इलेक्शन लड़े थे, एक वाराणसी से। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या राय है? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़ौदा लोकसभा से 2014 में इलेक्शन में खड़े रहे, और उत्तर प्रदेश में वाराणसी जो है वहाँ भी खड़े रहे। तो क्या हुआ इसमें, क्योंकि 2014 में भी ये ईवीएम मशीन था ना, जो ईवीएम मशीन कितना खतरनाक है ये मैं आपको बताऊं कि नरेंद्र मोदी बड़ौदा लोकसभा से जब इलेक्शन लड़ रहे थे और वाराणसी में भी लड़ रहे थे, तो इलेक्शन होने से 5 दिन पहले मीडिया वालों ने गुजरात सरकार का कैबिनेट मिनिस्टर सौरभ पटेल का इंटरव्यू लिया कि नरेंद्र मोदी बड़ौदा लोकसभा से जो लड़ रहे हैं, तो क्या राय है आपकी? तो सौरभ पटेल गुजरात सरकार का कैबिनेट मिनिस्टर, उन्होंने बताया मीडिया वाले को कि नरेंद्र मोदी बड़ौदा लोकसभा से 5 लाख से भी अधिक वोटों से जीत जाएंगे। और इलेक्शन ख़त्म हुआ, रिजल्ट आया तो नरेंद्र मोदी 5 लाख से भी ज़्यादा वोटों से जीत गए। तो मेरा कहना यह है कि सौरभ पटेल जो है भगवान था क्या, खुदा था क्या? उसको मालूम था? ऐसा नहीं था, वो ईवीएम के गड़बड़ी करके वो आए थे। दूसरी बात, वो वाराणसी में भी खड़े थे नरेंद्र मोदी, तो वाराणसी में 2,67,000 वोट बोगस निकले हैं। वोट आए कहाँ से? तो ये भी ईवीएम की गड़बड़ी से आए। एक आदमी ने राइट टू इन्फॉर्मेशन से जो माहिती मांगी कि ईवीएम मशीन के बारे में, तो चुनाव आयोग ने कहा वो कॉन्फिडेबल, यानी कि वो एक सेंसिटिव हमारा मुद्दा है, तो हम ये नहीं दे सकते। और ये ईवीएम मशीन को 6 महीने के बाद उसको जो ख़त्म करना है, स्क्रैप में डालना, 6 महीने के बाद उन्होंने 1 ही महीने में स्क्रैप में डाल दिया। 2014 में जो इलेक्शन ईवीएम मशीन का उपयोग हुआ ना, 9 लाख ईवीएम मशीन को स्क्रैप में डाल दिया। यानी कि 2014 में ईवीएम में जो गड़बड़ी की ना, वो गड़बड़ी पकड़ा ना जाए इसलिए स्क्रैप में डाल दिया। इतना खतरनाक है। 2019 में 19 लाख ईवीएम मशीन, 19 लाख हमारा जो है ये है जो बूथ, तो वो तो था, लेकिन दूसरा 19 लाख ईवीएम मशीन बोगस मिले, तो आए कहाँ से? ये ही खतरनाक है।
ये जो कांसीराम साहब ने नारा दिया था ना कि वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, तो ईवीएम का उपयोग करेंगे तो ही उसकी राज सत्ता ये होने वाली है। बाकी ईवीएम गया न तो ये ब्राह्मण विदेशी भी गया, हाँ वो विदेशी भी गया, वो जाएंगे, क्योंकि ईवीएम मशीन तो विकसित कंट्री जो अमेरिका है, जर्मनी है, फ्रांस है, इटाली है, जर्मनी है, जापान है, उन्होंने बैन किया हैं। क्यों? निष्पक्ष न्यायिक और पारदर्शी इलेक्शन करता नहीं है। तो निष्पक्ष न्यायिक और पारदर्शी इलेक्शन करना है तो पेपर ट्रेल का 100% रिकाउंटिंग, यानी कि ईवीएम मशीन में जो 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 आंकड़ा है उसका और बैलेट बॉक्स में जो पड़ी हुई पर्चियां का मिलान 100% करने का वो नहीं किया, आज तक नहीं किया। फिर भी भारत की सुप्रीम कोर्ट चुप बैठी है। क्यों चुप बैठी है? सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जज भी ब्राह्मण एवं उच्चतम जाति के जज है, वो भी उसमें शामिल है, वो उसके साथ शामिल है। इतना खतरनाक मामला है। इसीलिए जनता को मैं आगाह करता हूं कि ईवीएम मशीन का बंदोबस्त करना है और आपकी हजारों लाखों समस्या का समाधान करना है ना, तो जन आंदोलन जो बहुजन क्रांति मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा जो जन आंदोलन हो रहा है माननीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में, उसमें शामिल हो जाओ, सब बंदोबस्त हो जाएगा। हजारों लाखों समस्या एक ही झट में खत्म हो जाएगी, बाकी कुछ होने वाला नहीं है। ईवीएम के बारे में सुप्रीम कोर्ट में वामन मेश्राम साहब ने जो फरियाद दाखिल थी वो जीत गए और कश्मीर से कन्याकुमारी तक उसकी यात्रा भी निकाली थी। तो वामन मेश्राम साहब है कौन? वामन मेश्राम साहब वामसेप संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वामसेप संगठन एक कर्मचारियों का बनाया गया संगठन है। इसमें SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, NT, DNT, VGNT और MBC 6000 जाति के लोग, जो पंचायत का जो चपरासी है वहाँ से लेकर IAS अधिकारी है ना, उसका बनाया हुआ संगठन है। अभी वामसेप की ताकत जो मैंने बताया इतनी हो गई है। अभी ये जो सरकार जो ईवीएम से आई है 2004 से लेकर 2019 तक जो सरकार आई है, और उन्होंने संविधान के विरोध में राज किया है। संविधान में क्या लिखा है? हमो भारतीयों इस देश में समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करना है। भारत सरकार अभी 75 ईयर्स यानी कि अमृत महोत्सव मनाने जा रहा है। लोगों के पास अभी खाना पीने का पैसा नहीं है और अमृत महोत्सव मनाने जा रही है। ऐसा क्यों हुआ? ये ईवीएम मशीन के द्वारा उन्होंने मनमानी किया। उन्होंने जो कानून बनाया, संविधान के विरोध में कानून बनाया, अध्यादेश बनाया, कोरोना के समय में लेबर लॉ खत्म कर दिया, सब खत्म कर दिया। अभी तो निजीकरण से वो अभी तो रेल भी बेच दिया, भारत सरकार की जो नफ़ा करने वाली कंपनियों को भी बेच दिया, और कई जमीन भी उन्होंने सेस के माध्यम से हड़प कर लिया। इसमें भारत के उद्योगपतियों भी शामिल है। तो वामन मेश्राम एक ऐसी हस्ती है कि उनकी जो ताकत, उनको जो संगठन है वामसेप, तो वामसेप इतना ताकतवर हो गया है कि उसको कंट्रोल और संचालन करने के लिए उन्होंने 100 ऑब्सर्व विंग बनाए। वो 100 में से 88 संगठन ऑब्सर्व विंग है, वो भी कार्यरत है। अभी माननीय वामन मेश्राम साहब जो है 23 सितंबर को बड़ौदा में आ रहे हैं। बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क नाम का इंटरनेशनल एक संगठन बनाया है कि ये भी खतरे में है ये लोग। तो बुद्धिज़्म कई 40 कंट्री में बुद्धिज़्म फैला हुआ है, हैं? तो बुद्धिस्ट लोगों की भी हालत क्या है, हैं? वो दिखाने के लिए और बुद्धिस्टों को क्या वास्तविक रूप में करना चाहिए, बुद्धिस्ट जो सेंटर है उसके ऊपर ब्राह्मणों का कब्जा है, ये सब बताने के लिए, और ईवीएम मशीन जो है ना, ईवीएम मशीन का बंदोबस्त कैसे किया जाए और किस तरह से हम करेंगे, वो दिखाने के लिए 23 सितंबर को गुजरात में बड़ौदा में माननीय वामन मेश्राम साहब आ रहे हैं। तो
जनता को तो मैं यही कहता हूँ, और ख़ास करके बड़ौदा की जनता को कहता हूँ कि 23 सितंबर को क्या है, वो बहुत बड़ा दिन है। तो ये बुद्धिस्टों का है, ये 10हरा जो ये बोलते हैं ना, 10हरा नहीं, विजयादशमी है। और विजयादशमी के दिन डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर ने धर्म परिवर्तन किया था, अपने मूल धर्म में गए। हाँ, वो दिन है। और वो दिन के लिए माननीय वामन मेश्राम साहब आ रहे हैं, तो कम से कम 2 लाख से भी ज़्यादा लोग यहाँ, जो संकल्प भूमि जो बनाया गया है, जो बाबा साहब ने एक सोच रखी थी कि मेरे जो यहाँ मूल निवासी लोग हैं, बहुजन मूल निवासी लोग हैं, बहुसंख्यक लोग हैं, दुखी पीड़ित है, जो एक इंसान को मानने के लिए जो तैयार नहीं थे, ऐसी जो व्यवस्था थी, जानवर जैसा व्यवहार कर, पानी पीने का अधिकार नहीं था, तो मैं उसको मान सम्मान और स्वाभिमान से इस देश में जीवे जो संकल्प लिया था, हाँ, उसका दिन है ये। तो माननीय वामन मेश्राम साहब आ रहे हैं। मेश्राम साहब के बारे में जो ज़्यादा बताऊँ तो अगर इस देश में संविधान के विरोध में जो कुछ हो रहा है, तो एक ही आदमी बता है, संविधान और कानून के दायरे में रहकर जो बताने वाला, अगर भारत में कोई शख्सियत है ना, कोई इंसान है ना, कोई लीडर है, कोई लीडर है, कोई नेतृत्व है, तो माननीय वामन मेश्राम साहब है। तो बीजेपी की सरकार जो कह रहे हैं ना कि सेंटर में बीजेपी की सरकार है, मैं नहीं मानता बीजेपी की सरकार, आरएसएस की सरकार है। आरएसएस के कहने पर ये कर रहे हैं। तो अभी माननीय वामन मेश्राम साहब ने आदेश दिया है कि हम लोग 2 लाख से भी ज़्यादा एक मोर्चा लेकर जाए, लोगों का मोर्चा लेकर जाएंगे। तो ये अभी तैयारी चल, नागपुर के आरएसएस के हेडक्वार्टर पर हम जाएंगे मोर्चा लेकर। हाँ, तो ये हमारी ये तैयारी चल रही है। कई हमारा जो मैं एडवोकेट विजय डैनियल, इंडियन लीगल प्रोफेशनल एसोसिएशन का राष्ट्रीय महासचिव हूँ, तो ये भी हमारी वाम से भी एक विंग है। संविधान को जो बचाना है तो वकीलों की जिम्मेदारी है, हैं? संविधान में ये लिखा है, अमो भारतीयों, इस देश में समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का जो निर्माण करना है, कौन करेगा? हैं? हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट संविधान के विरोध में जाकर फैसला दे रहे हैं। तो ये नैतिक जिम्मेदारी वकीलों की है। तो उसका भी नागपुर में 2 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रीय अधिवेशन हम लेने जा रहे हैं। और सारे भारत में अभी हज़ारों लाखों कार्यक्रम मेश्राम साहब का अभी शुरू है, और निरंतर ये काम है, और ये हमको करना पड़ेगा। लड़ाई ज़्यादातर चलती नहीं है, लड़ाई कुछ घंटे में या कुछ समय में ख़त्म हो जाती है। लड़ाई लड़ने के लिए जो है ना सैनिक, ये अभी देश में अभी बन चुका है, अभी हमारा माहौल बन चुका है। तो माननीय वामन मेश्राम साहब को अगर सुनना है तो 23 सितंबर को बड़ौदा की जनता और बड़ौदा के बाहर भी गुजरात की जनता 23 सितंबर को बड़ौदा में आया, बस यही मेरी आप लोगों को अपील है। और ये जो संकल्प भूमि जो है, जो संकल्प दिन जो बाबा साहब ने यहाँ जो बैठे थे एक पेड़ के नीचे, सयाजी गार्डन, महाराजा सयाजी राव का जो उसको कमाटी बाग बोलते हैं, वहाँ आने वाला है। और एक हॉल भी हमने बुक किया है, वो हॉल में उसका बहुत बड़ा एक कार्यक्रम होगा। સાચી અને સચોટ માહિતી માટે ઇન્સ્ટન્ટ ન્યૂઝ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ, લાઇક અને શેર કરો।